पहले मैं जिल्ला तुम दसे। अस्सलाम वालेकुम। एंडी खान, आप सब ने मुझे ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेरी बहुत बातों को झेला है, मुझे सुना भी बहुत है। आज का टॉपिक हमारा है, आज ये हमारी पहली पॉडकास्ट है। आज का टॉपिक हमारा है पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड कंफ्यूज नेशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ हैं हसन चौधरी साहब, पॉलिटिकल उमूर के और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट। इनकी एक्सपर्टीज सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर है कि एक रियासत में क्या कवानीन होने चाहिए, एक रियासत का क्या निज़ाम होना चाहिए, या रियासत को किस तरह से काम करना चाहिए। तो आज इनसे गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं कि हम माजी में क्या गलतियां करते रहे हैं जो शायद है कि एहसन साहब हमें सही डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर सकें। जी एहसन चौधरी साहब। जी थैंक यू। पहले तो एंडी भाई आपका शुक्रिया कि आपने ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है कि इसके ऊपर हम पाकिस्तान के अमूर के हवाले से बहस कर सकें, और बड़ी ज़रूरत है हमारी कौम को। मैं देखता हूँ कि हमारे जहाँ पे जो डिबेट है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो एक गलत डायरेक्शन में डिबेट हो रहा है। वो जहाँ पे डिबेट होना चाहिए, जिन एरियाज़ के ऊपर डिबेट होना चाहिए जो मैटर करते हैं, उनके ऊपर डिबेट नहीं हो रहा। और वो ये एरिया है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रियासत का क्या रोल होगा, रियासत कैसी होगी, उसके लाज कैसे होंगे। और फिर वहाँ से सारी चीज़ें निकलती हैं जिसमें आपकी क्या मुल्क में वायलेंस होगा या मुल्क में पीस होगा, क्या वहाँ पे इन्फ्लेशन होगी या वहाँ हम बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, क्या वो अपने ही मुल्क में रहेंगे या दूसरे मुल्कों में हिजरत करने पे मजबूर होंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें वहाँ से मिलते हैं। तो आज जो टॉपिक आपने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कंफ्यूज नेशन और पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये बिल्कुल एक रेलेवेंट है। और उसमें हम देखना ये चाह रहे हैं कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि हमने जब रियासत को समझना है तो मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूँ ह्यूमन बॉडी से। और अगर कोई दोस्त इसको पढ़ना चाहे तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक स्टेट कॉन्सेप्ट, या इसको जो दूसरी तरफ कहते हैं वो हम इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। और ये प्लेटो से लेके ऑनवर्ड ये शुरू होता है कॉन्सेप्ट, और वो रियासत को एक ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। और इसमें आपके जो मज़ाहिब हैं उन्होंने भी इसका रेफरेंस दिया है कि जिसमें से मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि जी वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, और अगर एक किसी पार्ट को दर्द होती है तो दूसरे को भी वो पेन फील होती है। तो इससे हमें ये देखना है, और उसको समझने के लिए हमने समझना है कि डिजीज़ और उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये अगला कॉन्सेप्ट है उससे, कि ह्यूमन बॉडी को डिजीज़ का सामना होता है और रियासत को कॉन्फ्लिक्ट का सामना होता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, वो अदारों की कॉन्फ्लिक्ट होती है सिटीजन्स के साथ। यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनका जो इंस्टीट्यूशंस हैं रियासत के, उनके साथ बिल्कुल मुताबिकत रखनी चाहिए। यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए कि वो लोगों के लिए काम करें। और अगर वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे रियासत के साथ या सिटीजन्स के साथ। और यहाँ से वो मसला पैदा होगा कि उसके बाद फिर जो, क्योंकि एक दफ़ा वो डिजीज़ पैदा हो चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुकी है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस का मैं जिक्र करता हूँ, यानी कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये रियासत के इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस तरीके से काम करना है कि वो अवाम के लिए काम करें। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो उस ये डिजीज़, इसको आप समझ सकते हैं कि ये डिजीज़ है, और इसकी जो सिम्टम्स होंगी वो वार होगी, वो मिलिट्राइजेशन होगी, वो टेररिज्म होगी, पावर्टी होगी, महंगाई होगी। तो ये जितनी भी आपको जो आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं ये सिम्टम्स हैं। और वो उसकी जो बीमारी है वो है इन इंस्टीट्यूशंस का डिसफंक्शनल होना। और या उसको हम ये समझ सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये अनअकाउंटेबल हैं टू द पीपल।
हमने उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, कैसे हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, उसके लिए जो एक पहला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। यानी कि ये एक ब्रॉड टर्म है जो कि सारी चीज़ों को एनकम्पास करती है कि ये डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की फिर फर्दर हर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनकी राय है। अब हमारे मुल्क में जो निज़ाम है जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो यूके में है, जहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया, उसमें कोई 4-5 फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो कि अवाम को नहीं बताए जाते, और अवाम को पता भी नहीं है कि ये जो हम चीज़ ले रहे हैं क्या ये वही है। और इसकी मैं मिसाल कभी कभी देता हूँ कि अगर हम किसी आदमी से जो कि नॉन एक्सपर्ट है, अगर हम उससे पूछें कि अगर एक हमें स्नेक नजर आए, तो हम अगर वो जा रहा हो तो हम उससे पूछें कि बताएं कि इसका जेंडर मेल है या फीमेल है, तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये स्नेक का जेंडर क्या है। लेकिन एक एक एक्सपर्ट जो है, जो सपेरा है, वो आपको बताएगा कि इसका जेंडर क्या है। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं या जो डेमोक्रेसीज हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो आम बंदे को लगता है कि ये बिल्कुल वैसे ही हैं, मतलब इनमें कोई फ़र्क नहीं है, यूके का निज़ाम भी वैसा ही है, पाकिस्तान का निज़ाम भी वैसा ही है। लेकिन अगर हम इसको माइन्यूट स्क्रूटनी में जाएं तो हमें ये नज़र आता है कि इसके डिफरेंसेस हैं। पहला उसमें डिफरेंस है कि हमारी जो पाकिस्तान का निज़ाम है वो मज़हब के ताबे है। यूनाइटेड किंगडम में मज़हब नहीं है, मज़हब को उन्होंने सेपरेट किया हुआ है। तो ये पहला डिफरेंस है जहाँ से ये बीमारी पैदा होती है, जो कि सारे इंस्टीट्यूशन को लग गई हुई है। एग्जेक्टिव भी उसके ताबे हुई हुई है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस भी उसी के ताबे काम कर रहे हैं, और फिर वहाँ से वो जंगें हो रही हैं, आपके मिसाइल प्रोग्राम उससे बन रहे हैं, और अवाम वाह वाह कर रही है। तो ये पहला डिफरेंस है। इसके ऊपर फर्दर एक एक के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत लंबी बहस की जा सकती है, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम समराइज करें कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का है, रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर आपने डेमोक्रेसी को बरतानिया का मॉडल लेना है, तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन करना होगा। उसके पीछे लॉजिक है, फिलॉसफी है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में लेके आते हैं तो वो पावर को सेंट्रलाइज करता है। यानी जैसे अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, फिर उसको आपको उस पावर को डिसेंट्रलाइज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, यानी कि आपने हर रियासत को कॉन्स्टिट्यूशन देना है। जैसे आज हमारा मसला जो कि आपको बलूचिस्तान में नज़र आता है या बाकी पाकिस्तान के हिस्सों में नज़र आता है, जहाँ पे उनको कहा जाता है कि ये दहशत गर्द हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो हमने ऊपर को सेंट्रलाइज कर दिया हुआ है, और उन लोगों के पास वो राइट्स नहीं है कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें, वहाँ से अपनी मर्जी से कोई ऐसी हुकूमत बना सकें कि जो उनके लिए काम करे, जो ब्यूरोक्रेसी नीचे हो वो उनके ताबे हो। तो यूके में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ से वो सारी जो पावर है वो खुद खुद नीचे चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसको सेंट्रलाइज कर लिया हुआ है। तो आपको ये मसला नजर आता है। अच्छा, इसके अलावा हमारी अब यूके के अंदर जो क्वीन है वो एक नॉन पार्टीजन हेड है, या जो उनका मनार्क है आजकल, जो किंग है, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमारे यहाँ उसके बरक्स जो प्रेसिडेंट है, जो कि उसके इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन हमने रखा हुआ है, वो एक पार्टी को या तो रिप्रेजेंट करता है, या वो हैंड पिक्ड आदमी होता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, जिस तरह से वो तारड़ साहब थे, और उसको नवाज शरीफ ने हैंड पिक किया था क्योंकि उसकी इंस्ट्रक्शन पे वो काम करेगा। तो वहाँ से जो आपकी बाकी जो बाकी जो आपकी जो सूबे हैं वहाँ पे वो प्रेसिडेंट, चूंकि वहाँ पे गवर्नर राज नाफज कर सकता है, तो अगर वो पावर वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर अगर उसका दोस्त होगा या एक ही पार्टी के वो लोग होंगे, तो वो वहाँ पे वो दूसरे सूबों की गवर्नमेंट चलने नहीं देंगे, और वहाँ पे वो उस गवर्नमेंट को चलने देंगे जो उनकी अपनी होगी। तो यहाँ से ये एक मसला पैदा होता है जो कि बरतानिया में नहीं है। और बहुत सारे मसाइल हैं, 3-4 किस्म के मसाइल हैं। आर्मी का साइज है, और अब आर्मी का आपके पार्लियामेंट के ताबे होना है जो कि नहीं है ताबे। तो ये वो बीमारियां हैं जहाँ से सिम्टम्स पैदा हो रही हैं, जहाँ पे अब सिम्टम्स अगर हम गिनते जाएं तो मेरे ख्याल में वो गिनना भी नामुमकिन है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स का पाकिस्तान को सामना है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया ब्रीफ सा कि प्रॉब्लम्स का सामना तो पाकिस्तान को है, बट हाउ डज द रिलीजन प्ले इन ऑल द सिनेरियो? जी बिल्कुल। अगर हम रिलीजन अकेले को ले लें कि रिलीजन अकेले में क्या प्रॉब्लम है, तो
ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट था जिसको हम डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहते थे, और उसका जो अ, उसके जो फंडामेंटल्स थे वो ये थे कि चूंकि हमें जो पावर है वो खुदा ने दी, हम चूंकि नायब हैं, तो हम सिर्फ खुदा को ही अकाउंटेबल हैं। और खुदा को अकाउंटेबल होने का मतलब यह है कि हम अवाम को अकाउंटेबल नहीं है, और अवाम से हम टैक्स तो लेंगे, लेकिन हम अवाम के लिए हम काम नहीं करेंगे, या करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे। अवाम हमें अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकती। तो इसमें भी तीन फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, बल्कि चार डिफरेंसेस हैं, जो कि मज़हब और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। कि जो मज़हब है वो उसकी जो स्टेट है, वो मज़हब के अंदर उसका कोई बॉर्डर नहीं है। यानी इस मज़हब को, कोई भी मज़हब हम पकड़ते हैं, अगर पर्टिकुलरली हम इस्लाम को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो रियासत जो होगी वो मज़हब के अंदर उसके कोई बॉर्डर्स नहीं है। जबकि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें है कि जो जहाँ पे हुकूमत होगी उसी बॉर्डर्स के अंदर वो रहेगी, वो उसका पर्पस पूरी दुनिया में किंगडम ऑफ गॉड को एस्टेब्लिश करना नहीं है। तो मज़हब पहला ये काम करता है कि वो बॉर्डर के ताबे नहीं आता, और वो उससे फिर आप पूरी दुनिया में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है और डिफेंस पॉलिसी है, उसका मतलब है कि आपने पूरी दुनिया को फतह करना है, जहाँ जहाँ पे भी आपके लोग बैठे हुए होंगे। अब हमने जो कश्मीर के ऊपर अटैक किया, उसकी भी वजह यही थी कि वहाँ पे चूंकि मुसलमान रहते हैं, और हमने उनसे पूछा भी नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बस चूंकि हमने असूम कर लिया कि जो मुसलमान है और जहाँ पे मुसलमानों को खतरा होगा तो हम भी उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। तो इसीलिए आजकल पैलेस्टाइन के अंदर भी उसी तरह के हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो एक ये यहाँ से प्रॉब्लम पैदा होता है, जो मज़हब और डेमोक्रेसी की पहला डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है विज विज गवर्नमेंट। पहला स्टेट, दूसरा गवर्नमेंट। कि जो मज़हब है उसमें जो रूलर है वो खुदा का नायब है, और डेमोक्रेसी में जो रूलर है वो एक जिसको हम सर्वेंट कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट है। और बाय द वे, ये आपके जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपने आप को खादम कहते हैं। हमारे शहबाज शरीफ साहब बड़ी देर तक अपने आप को खादम आला कहते रहे। इंडिया में उन्होंने अपना नाम चौकीदार रखा हुआ है। बट चूंकि उन्होंने मजहब अंदर घसेड़ा हुआ है, और ये सिर्फ बात कहने की हद तक है कि अगर वो अपने आप को खादम कहते हैं तो फिर मजहब को हटाएं, लेकिन लेकिन वो इसके साथ चालाकी कर रहे हैं कि अपने आप को खादम भी कह रहे हैं, और साथ वो खादम हैं भी नहीं, क्योंकि वो मजहब के ताबे हैं, और मजहब में वो हम उनको अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकते। अच्छा, अब यहाँ से एक और मसला जो पैदा होता है वो है कि आपकी आर्मी अक्सर ये कहती है कि जी हम खुदा के सिपाही हैं, सोल्जर्स ऑफ गॉड। अब मजहब में जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जी आपको जो जो रिवार्ड है वो मरने के बाद मिलेगा। मजहब का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मरने के बाद रिवार्ड मिलेगा। लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है। यानी कि अगर तो आप मजहब को मानते हैं, अगर आप सोल्जर्स ऑफ गॉड हैं, तो आप प्लाट नहीं लेंगे, आप सैलरी नहीं लेंगे, आप खुदा से जन्नत ले सकते हैं, और वो भी मरने के बाद आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, अगर आप पाकिस्तान की रिसोर्सेज लेना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको इस निज़ाम के ताबे आना पड़ेगा जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और उसका पहला फंडामेंटल ये है कि आपको पार्लियामेंट के सामने जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा इंस्टीट्यूशन है, और उसके अंदर उन्होंने आपको इन्वेस्टिगेट करना है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। तो ये एक और चालाकी है जो हमने अपनी अवाम के साथ की, और हमारी अवाम भी इतनी सादा और भोली भाली है कि वो भी जो उनको बता देता है उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो आता है विज विज सिटीजन। यानी पहले दो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, स्टेट, दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरा सिटीजन। कि जो सिटीजन होगा वो डेमोक्रेसी में उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, या उसको जब हम सिटीजन कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अमेरिका में उसको जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, और बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके अंदर वो राइट्स दिए गए हुए हैं। लेकिन जब हम मजहबी होगा हमारा निज़ाम, तो फिर वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। किसी मजहब के अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं है। उसके अंदर जो सिटीजन है वो डिवोटी है, वो खुदा का सिपाही है, और उसने हुक्मरान जो है उसकी ताबेदारी करनी है हर हालत में। तो अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ से हम फंसे हुए हैं, और हमारे कई लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो जी देखें, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है
लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक चीज लिख के उसके आगे उन्होंने उसको सब्जेक्टिव करके वो सारी पावर ले लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक हाथ से आप देते हैं और दूसरे हाथ से आप वापस ले लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि जी ग्लोरी ऑफ इस्लाम, सब्जेक्ट टू सोवरेनिटी और पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें डाली गई हुई हैं, तो वो बेसिकली वो राइट्स हैं ही नहीं। अच्छा, अब इसमें जो चौथा एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है मजहब और डेमोक्रेसी में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। कि मजहब में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुदा की तरफ से दिया जाएगा, वो एक बुक होगी या कोई भी आपकी जो शरिया है वो दी जाएगी, और वो वेग है, वो प्रिसाइज नहीं है, और उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, वो उसी तरह से रहेगी जैसे आई है। तो डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो मैन मेड होगा। इंसान उसको बनाएंगे और वक्त की ज़रूरत के साथ साथ उसको चेंज करते रहेंगे। एक तरह की मैं इसको कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मेडिसन है, और उस मेडिसन को आप बीमारी के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करते हैं कि जैसी बीमारी होगी वैसी आप मेडिसिन बना के उसको देते हैं ताकि उससे आपको शफा हो जाए। तो अगर वो पुराने निज़ाम के मुताबिक आप चलाना चाहते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट लेके आना चाहते हैं, तो फिर बीमारियां तो आज के दौर में बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। तो फिर हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे? वो तो बीमारी असर ही बीमारी के ऊपर मेडिसिन असर नहीं करेगी। तो ये चार डिफरेंसेस हैं मजहब के और डेमोक्रेसी के, तो यहाँ पे हम फंसे हुए हैं। और पाकिस्तानी अवाम हमारी वो इन एरियाज़ के ऊपर गौर नहीं करना चाहते, या उनके पास कह लें कि और बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको गुमराह कर रहे हैं, और उनके पास टाइम नहीं है कि वो चीज़ों को बड़ी नीचे जाके इन डेप्थ में देख सकें। तो ये हमारा मज़हब और डेमोक्रेसी के हवाले से डिस्कशन है। Hassan, let me present you a very precise scenario. I was reading Nicomachean Ethics. Aristotle की book है, he talks about three different kinds of constitution. One is monarchy, the other one is autocracy, and the third one is democracy. फिर आगे जाके वो ये कहता है कि जी जो मोनार्की है दिस इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मगर फिर वो उसकी सारी बुराइयां बयान करता है। एट द सेम टाइम इफ आई पिक अप अ वेरी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वो मोनार्की को इस तरह से देखते हैं कि मोनार्की actually is a form of divinity. If you read the Declaration of Independence in detail, वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक सॉवरन है जो सारे सब चीजों का फैसला कर सकता है, और जब आप मोनार्क को ले आते हैं तो फिर वो मोनार्क जो है वो सॉवरन बन जाता है, इट्स एक्चुअली क्लेम्स द डिविनिटी इन इट। देयर इज नो डिवाइन बट गॉड, सो मोनार्क कैन नॉट बी डिवाइन, and thus they don't have the right to rule on us, the way I have understood the Declaration of Independence. तो जो कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, when we look at it and we compare it to the other models of democracy we have, especially the model of parliamentary democracy we have, and then we have the whole different American concept on the other hand, and हम इन दोनों सिस्टम्स को जब कंपेयर करते हैं तो आप इसके अंदर क्या डिफरेंसेस देखते हैं? क्योंकि स्टिल देयर इज अ चर्च ऑफ लंदन and it have its say when it comes to crowning the king. It have to be done in the church. But then on the other hand, you have United States, and a state cannot make a law based on any religion. There is a major difference. The concept of divinity does not exist in the American system, but the concept of divinity still exists in that parliamentary democracy where that golden model of United Kingdom comes from and has been applied to the rest of the world. Which one do you see as a better system? And what differences do you see in between those two systems?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में इसमें देखना ये है कि पहले तो हमें एक चीज़ को अलग करना है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने गवर्नमेंट से अलग करना है, यानी कि गवर्नमेंट से और करेंसी से। अब होता ये है कि हमारे, मैंने पाकिस्तानियों से भी ये बात सुनी है, और बाकी लोग भी इस तरह की बात करते हैं, अमेरिका के हवाले से वो करते हैं कि जी देखिए उनके तो जो डॉलर है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इन गॉड वी ट्रस्ट। और ये आपके जो स्टार डॉक्टर इसरार थे और इस तरह के और भी काफ़ी सारे, अभी पिछले दिनों मैंने ओरिया जान मकबूल से भी इस तरह की बात सुनी थी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि लॉ को, पर्सनालिटीज़ के साथ या करेंसी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कि डॉलर बिल जो है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, या अगर कोई प्रेसिडेंट आ जाता है अमेरिका में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, या कोई और हो सकता है, तो अगर वो मज़हब का नाम इस्तेमाल करता है तो वो कहते हैं कि जी देखिए वहाँ पे भी तो रियासत उसी तरह से काम कर रही है, वहाँ पे भी तो मजहबी आदमी है। लेकिन ये दो डिफरेंट एरियाज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है और उसके बाद जो गवर्नमेंट है या आपकी करेंसी है, क्योंकि आपके जो राइट्स हैं वो कंटेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपकी किसी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आप अदालत में जाते हैं, तो अदालत कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी होती है उसको देख के फैसला करती है, ना कि वो देखती है कि जो रूलर है उसका मजहब क्या है या हमारे डॉलर बिल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो ये डिफरेंस है। अब अगर इस चीज़ को हम बाकी चीज़ों को साइड कर दें, क्रोनिंग को भी साइड पे कर दें, तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि अमेरिका और बरतानिया का जो निज़ाम है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, बाकी जितनी भी दुनिया में इसकी कॉपीज मौजूद हैं, जितनी भी दुनिया के लोग हैं उन्होंने इसको कॉपी किया है, थोड़ा सा किसी जगह पे उन्होंने मिला दिया हुआ है दोनों को, किसी जगह पे उन्होंने एक को ही रखा हुआ उसके अंदर कुछ और चीज़ डाल दी है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में डेमोक्रेसी को देखें, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, तो ये उनके फंडामेंटल सेम है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स उसमें है। वो आप किसी तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं। और उसको उन्होंने, बरतानिया में वो जैसे हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो टसल है पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे थे, वहाँ पे वो टसल नहीं है। तो वहाँ पे जो, इवन दो कि अमेरिका में उसको हम इम्पीचमेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, और यहाँ पे हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लेकिन उसकी जो रूह है वो सेम ही रहती है, क्योंकि यूके में जो किंग है वो नॉन पार्टीजन है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, तो वो जो फैसला करेगा वो अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट होगा, आवाम की मंशा के, एक तरह के उसको हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट कॉन्सेंट, उसके मुताबिक होगा। लेकिन अगर आप उसको इकट्ठा कर देंगे पाकिस्तान की सिचुएशन में, तो फिर वो जो फैसला होगा वो एक पॉलिटिकल पार्टी का फैसला होगा। जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट जब गई तो उसके बाद उन्होंने गवर्नर रूल लगाने की कोशिश की, और फिर उससे पहले वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, और फिर उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इन्होंने उसको उस तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट उनका बैठा हुआ था, तो उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, जो कि चैलेंज हो गई। तो वो जो आपकी कोर्ट्स हैं फिर उसको एक एक पॉइंट को पकड़ के तो उसके अंदर वो अपना नुक्ता नज़र डालने की कोशिश करते हैं, और वो जो बिग पिक्चर है वो मिस कर देते हैं, जहाँ पे ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह निकलती है। मेरा ये मानना है कि ये दोनों सिस्टम एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर हम इसको कहें कि इनमें से बेहतर कौन सा है, तो डेफिनेटली इसमें से अमेरिका का सिस्टम बेहतर है। और जो यूके का निज़ाम अभी चल रहा है वो इट इज़ अंडर द अमेरिकन, मैं वो हेजमनी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लीडरशिप का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। इट इज़ अंडर द यूएस लीडरशिप। जो वो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है वो वहाँ पे चल रही है, क्योंकि इसके साथ आपकी आर्मी भी जुड़ी हुई है। अगर बरतानिया वाले अपनी आर्मी को बढ़ाते हैं, अगर नेटो नहीं होती है और उनको अपनी आर्मी खुद वहाँ पे रखनी पड़ती है, तो वो जो डेमोक्रेसी है उसका फिर रियल टेस्ट शुरू होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आर्मी अगर आप बड़ी कर देंगे तो वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो अनसस्टेनेबल हो जाएगी, क्योंकि आर्मी को मौका मिल जाएगा कि वो अपनी वही वही काम करें जो हम यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो अमेरिका मॉडल जो है उसमें उन्होंने वाम को गन दी हुई है, और वो आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा चेक है, तो जिस वजह से वो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। तो ये बहरहाल जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है दैट इज मच बेटर, एंड इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। चलें हसन, it's been a good discussion. Any concluding remarks you want to give about the system we have in Pakistan, comparing all these systems in the world? Where do you see बिल्कुल। it? Where do you see Pakistan at the flaw? We are on our last 5 minutes, so
बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि हमें अवाम को पहले नंबर पे तो आज़ादी लेनी है अपनी जहालत से। उनको लोगों के पीछे नहीं जाना, पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे नहीं जाना। पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान में आज़ादी नहीं दे लेके देंगे उनको। वो अपने तौर पे स्टडी करें, चीज़ों को देखें, इंडिपेंडेंट लोगों को सुने जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करें। आप गन से आज़ादी नहीं ले सकते, ये मेरा बड़ी देर से मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप गन से आज़ादी ले लेंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल, आज के दौर में नामुमकिन है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, उसके लिए उन जैसी आवाज़ों का हिस्सा बने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक जस्ट फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। और ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, इसकी जगह पे एक फेयर सिस्टम लेके आए। अभी वो सिस्टम कैसा होगा उसके ऊपर फर्दर बहस हो सकती है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अगर आपको बरतानिया की डेमोक्रेसी चाहिए, जो आप कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो फिर इसको पूरा पार्लियामेंट्री लेके आए। वो जो यूके के अंदर नाफिज है वही सिस्टम यहाँ पे लेके आए, बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़। और अगर आप वो नहीं ला सकते तो फिर आप इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लेके आए, और वो भी वो जो अमेरिका के अंदर है, वो फ्रांस वाला नहीं या किसी और मुल्क वाला नहीं कि वहाँ से हम कॉपी कर लें। क्योंकि जेन्युइन चीज़ आपने लेके आनी है, तभी ये मुल्क आगे चलेगा। और फर्दर इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं अक्सर, और भी करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। No problem. One last question, and this is a yes or no question, if you don't mind. ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स दुनिया में मौजूद नहीं है या मॉडल्स दुनिया में मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल्स सारे जो ग्रीक फिलॉसफी निकली वहां से सारे प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के वहीं से निकल रहे हैं, वो मटेरियल मौजूद है। वर्किंग मॉडल्स दुनिया के अंदर बेटर डेमोक्रेसी के मौजूद हैं। डू यू सी द पाकिस्तानी एकेडमी एज the culprits in it, that they have not spread this knowledge? That is so wonderful. I think this should be the topic for another day because it requires a lot of discussion. इसके ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है और शायद वो भी कम पड़ जाए। हमारी जो एकेडेमिया है, अनफॉर्चुनेटली वो, मैं तो उसको एकेडेमिया मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि जब तक एक एकेडेमिया का काम होता है टू एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आपका एक इन्वेस्टिगेटर, जो कि लेट्स सपोज एक जगह पे डकैती हो जाती है या कत्ल हो जाता है, तो उसका काम होता है तह तक पहुंचना, उसके अंदर ट्रुथ निकाल के लाना कि प्रॉब्लम कहाँ पे, एक्चुअली ये बंदे किसने काम किया है, उस जगह पे पहुंचना। और वो हमारा जो एकेडेमिया है वो वहाँ पे नहीं पहुंच पाता। वो या तो आपको हिस्ट्री में लेके चले जाते हैं, जी कैद आजम ने ये कहा था, कैद आजम ने ये मुल्क बनाया, आज से 70 साल ये हुआ, वो उस तरफ लेके या एग्जैक्टली तो, यही होता है। हाँ, या तो वो आपको हिस्ट्री में ले जाते हैं, या वो आपको किसी पर्सनालिटी के पीछे लगा देते हैं, या आपको जो है वो आर्मी के पीछे लगा देते हैं जी कि ये देखो ये आर्मी हमारे साथ ये कर रही है। तो वो ये सिम्टम्स और इन चीज़ों के ऊपर आपको वो उलझा देते हैं। मैं तो उनको मेरा नहीं ख्याल, मैं पाकिस्तानी किसी ऐसे को नहीं मिला हूँ जिसके अंदर से मुझे पता चला हो कि यार ये जो बात है ना, इसके अंदर ऐसी चीज़ है कि हम इससे मुल्क को ठीक कर सकते हैं। ये सारी ड्रामेबाजियाँ, टोपियाँ हैं। और मेरा ख्याल है कि अवाम को चाहिए कि वो, अगर उन्होंने वाकई ही इज्जत से जीना है, तो वो दूसरे लोगों को, दूसरे मुल्कों के भी लोगों को सुने। अमेरिका में और बरतानिया में जो डिबेट होते हैं, आपको पता, आप यहाँ अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ पे जो डिबेट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बाकायदा डिबेट होते हैं। यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सदियों से डिबेट चला, तो वहाँ पे इस नतीजे के ऊपर वो पहुंचे, मैग्ना कार्टा से शुरू हुए, अभी तक वहाँ पे डिबेट चल रहा है, और वो उन्होंने बादशाह को कंट्रोल किया। हमारे यहाँ इसके ऊपर डिबेट कहाँ हो रहा है? कहीं डिबेट नहीं हो रहा। हमारे स्कॉलर्स इधर उधर वो बातें, वो जर्नलिस्टिक एक ट्रीटमेंट दे के, चीज़ों को लिख के तो आवाम को उन्होंने गुमराह किया हुआ है। बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम एंड राइट टाइम कि लोग एक जो जहाँ पे प्रॉब्लम है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको स्टडी करें। कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को स्टडी करें और देखें कि क्या वो उनके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। चलें, let's have another session on the academia topic next week. For now, we will conclude this one. Thank you very much for joining me. Have a wonderful day. You as well. Thank you. Thank you. Bye.